हेलो बच्चों, आज अपन करेंगे क्लास 10th साइंस जिसका चैप्टर नंबर 1 है। इसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का जो नेम है इसके बारे में आप हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पिछले साल 9th क्लास में ले चुके हो। जैसे कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स। एक तो होती है केमिकल रिएक्शन एंड अनदर होती है फिजिकल रिएक्शन। तो अपन जो ये चैप्टर दिया है 10th का, इसके अंदर सिर्फ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, उनके टाइप्स, उनको बैलेंस करना और उनको ऑब्जर्वेशन, उनकी एक्टिविटी, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अपन फिजिकल रिएक्शन जो है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, और कैसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सब इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है इसका नेम है केमिकल रिएक्शन। क्या नेम है? केमिकल रिएक्शन। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हो तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बट उसकी कंडीशन ये है, इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। आप किसी भी फिजिकल मेथड से उसे दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, आपने क्या किया कि घर पे टी बनाई, मतलब चाय बनाया। तो जब आप चाय बनाते हो तो वहां पर उसके अंदर आपको क्या चाहिए? शुगर चाहिए, है ना। आपको टी लीफ चाहिए, मतलब चाय पत्ती चाहिए। तो ये दोनों जब मिलेंगे और प्लस में आप इसमें वाटर और प्लस में मिल्क ऐड कर दोगे, देन एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसको आप टी बोलते हो। तो एक तरीके से ये जो प्रोसेस हुआ है कंप्लीट, तो इसे आप कहोगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहोगे? केमिकल रिएक्शन। वहीं इसके अंदर जो आपने स्टार्टिंग में सब्सटेंस यूज में लिया, जैसे आपने शुगर ली, चीनी ली थी चाय बनाने के लिए, चाय पत्ती ली, दूध लिया और पानी लिया। तो ये जो स्टार्टिंग में आपने ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो भी लिए हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और वहीं पर जो आपको प्रोडक्ट मेन मिला है, जैसे जो बनके तैयार हुई कौन? चाय, है ना। इस चाय को कहेंगे प्रोडक्ट। तो 2 और मोर सब्सटेंस, यहां पे शुगर, टी लीफ, मिल्क और वाटर, ये 2 और मोर सब्सटेंस हो गए और न्यू फॉर्म्ड एक सब्सटेंस हुआ जिसको टी नाम देगी, प्रोडक्ट हो गया। तो कंप्लीट ये जो चाय बनाने का प्रोसेस है इसे आप क्या कह सकते हो? केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। अब केमिकल रिएक्शन टी को मैंने क्यों बोला? क्योंकि अब मैं इस टी से दोबारा चीनी थोड़ी निकाल सकता हूं, या उससे चाय पत्ती थोड़ी निकाल सकता हूं, या दूध निकल जाएगा अलग। मैं उसे किसी भी फिजिकल मेथड से दोबारा रीगेन नहीं कर सकता। इसलिए ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी और देखते हैं आगे इसी के अंदर डिस्कस करके कि भी और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। क्या क्या होगा? चेंज इन स्टेट। सबसे पहले उसकी स्टेट चेंज होगी। जैसे आपने चाय बनाई, है ना, तो उसके अंदर आप देखो शुगर डाली थी। शुगर की स्टेट कौन सी थी? शुगर की स्टेट सॉलिड थी, दाने थे ना उसके। और वो अब चाय बनने के बाद में किस स्टेट में चले गए? लिक्विड फॉर्म में चले गए। तो स्टेट चेंज हो गई। चेंज इन कलर, जैसे दूध डाला, पानी डाला तो उनका कलर कुछ अलग था, चाय बनने के बाद में कलर चेंज हो गया। तो हमेशा चेंज इन कलर भी होगा। चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस भी रिमूव होती है। तो ये 4 रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी तभी आप कह सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 पॉइंट है: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। वहीं पर आप इसे मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और इवोपरेशन, जो कि आप 9th क्लास की बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इन प्रोसेस से दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। मैग्नेटिज्म का तो पता ही है आपको कि इसमें क्या होता है, जैसे किसी मैग्नेट के थ्रू कोई आयरन वगैरह किसी ऑब्जेक्ट पे चिपक जाते हैं तो उसको दोबारा हटा सकते हैं। तो हटा सकते हैं इसका मतलब फिजिकल चेंज होगा, ना कि केमिकल चेंज। फिल्ट्रेशन, किसी को छान के। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे दही लस्सी वगैरह वो करते थे। डिस्टिलेशन, ये भी आपके 9th क्लास में आया हुआ है। और इवोपरेशन, किसी को उबाल कर। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में आता है केमिकल रिएक्शंस हैपन
इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पाचन। अपन जो खाना खाते हैं वो पच जाता है, क्या आप उसकी दोबारा रोटियां बना सकते हो? सोच के देखो, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वहीं पर रेस्पिरेशन, मतलब आप लोग जो सांस लेते हो, ये भी एक कौन सा है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अपन ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं पे CO2 गैस को रिलीज करते हैं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम सेट है कि हमें पता लगता है कि जो अपन ने गैस अंदर खींची वो ऑक्सीजन चली गई और जो रिमूव की ये वाली CO2 है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें कैसे डिसाइड कर पाते हैं, वरना मैं तो इसका डिस्कस करूंगा आपके बायो के चैप्टर जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहा देखते हो, जैसे अपने घर में जितने भी डोर हैं, विंडो हैं, सब लोहे की जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या होता है? कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। तो वो भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही जो बनता है, मतलब आपने मिल्क को किस में कन्वर्ट किया? कर्ड में। अब वापस कर्ड से मिल्क बना सकते हो? नहीं पॉसिबल है ऐसा। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? केमिकल रिएक्शन का। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, बाकी और आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे बोला है, एक तो होता है आपका रिएक्टेंट। कौन होता है? रिएक्टेंट। और दूसरा जो है वो है आपका प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके स्टार्ट किया था चैप्टर को, कि आप लोगों ने शुगर ली। क्या लिया? शुगर प्लस टी लीफ, चाय पत्ती, प्लस आपने मिल्क लिया और प्लस में आपने वाटर लिया, और इन सबको मिला के आपने क्या बना दिया? आपने टी तैयार कर ली, चाय तैयार कर ली। तो इसका मतलब जो आपने शुगर, टी लीफ, मिल्क और वाटर जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिए थे, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या मटेरियल जो लेते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और आगे जो हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वहीं ये जो एरो है इधर से टेल से लेके हेड की तरफ ये इंडिकेशन देता है कि रिएक्शन कहां से कहां पर कंप्लीट हुई है। तो हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन में जिसने पार्टिसिपेंट किया है वो रिएक्टेंट है। तो आप यहां पे खुद बताओ कि रिएक्टेंट कौन कौन होगा? शुगर, टी लीफ, मिल्क और वाटर। वहीं टी जो अपना नया सब्सटेंस बना है ये होगा अपना प्रोडक्ट। आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मैग्नीशियम रिबर है, उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का। इसका मैं यहां पे इंडिकेशन दे देता हूं। ये तो आपका ले लिया मैग्नीशियम, प्लस ये ले लिया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाती। और ये मैंने इसका इंडिकेशन बताया कहां से कहां पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बन गया MgO। तो ये जो MgO बना है ये आपका प्रोडक्ट है, और Mg प्लस O2 ये दोनों यहां पे रिएक्टेंट है। ओके, आई होप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को समझने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, किस वर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब। तो सबसे पहले यहां पे कहा है केमिकल इक्वेशंस। ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हो किसी इक्वेशन की फॉर्म में तो आप उसे केमिकल इक्वेशन कह देते हो। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल, इसके अंदर सिंबल्स यूज में लेते हैं। सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट भी साथ में लगाई जाती है। जैसे आप अपनी बुक में देखोगे कहीं पे आपको देखो लिखा मिल जाता है S, कहीं पे L और कहीं पे G और कहीं पे AQ। मतलब S का मतलब सॉलिड, लिक्विड, G फॉर गैस और AQ का मतलब एक्वा स्टेट। ये वाली स्टेट होती है। यहां पे आपका जो एग्जांपल बुक के अंदर है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर या ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में तो अभी मैंने बताया था कि आप लिख सकते हो Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। तो ये तो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। अब Mg जो है सॉलिड में इसलिए मैंने यहां पे छोटा सा S लिख दिया, वहीं ये गैस स्टेट में तो मैंने छोटा G लिख दिया और ये वापस सॉलिड फॉर्म में बन गया S लिख लिया। तो ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। वहीं एक्वस सॉल्यूशन और देखना ये अलग थोड़ा सा हटके है
है तो लिक्विड ही, बट थोड़ा सा चेंज है कि इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अगर आपने किसी लिक्विड के अंदर उठाकर उसको वाटर में ही मिक्स कर दिया, मतलब वहां पे देखो 3 पॉइंट होते थे 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपका, एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। तो मतलब अगर कहीं पे वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है तो वहां पे वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको? एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको सीखना है इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। क्या सीखना है कि इसे बैलेंस कैसे किया जाता है। तो मैंने यहां पे बैलेंस करने के लिए एक एग्जांपल लिया है Fe प्लस H2O। ये तो अपने दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं। और Fe3 प्लस O4 प्लस H2 जो दिया है ये आपका है प्रोडक्ट। ओके, तो हमें इसको करना है बैलेंस। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आयरन काउंट करो। आयरन कितने हैं? आयरन यहां पर रिएक्टेंट साइड में 1 है, मैंने 1 लिख लिया। वहीं Fe3 इधर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। नाउ हाइड्रोजन यहां पे 2 है तो ये 2 लिख लिया, और इधर भी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, 2 मेंशन कर दिया। नाउ ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में देखें तो 1 है तो ये मैंने 1 लिख लिया। वहीं इधर ऑक्सीजन देखें प्रोडक्ट साइड में तो 4 है तो 4 मेंशन कर दिया। ओके, अब यहां पर आप चाहो तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इसे सोल्व कर सकते हो। किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो मैं, आप कहोगे तो उसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा हीट एंड ट्रायल मेथड का भी, बट यहां पे मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखो रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं? 1, और जबकि प्रोडक्ट में आयरन है 3, तो मैं क्या करता हूं इसको 3 से इंटू कर देता हूं। क्या क्या मैंने 3 से इंटू कर दिया, वो भी रिएक्टेंट साइड को, तो यहां मैंने लगा दिया इसके आगे 3। वहीं फिर आगे देखा तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां 4 है, ये 1 है, तो मैंने इसके यहां पर भी 4 मेंशन कर दिया। अब यहां 4 करूंगा तो मुझे यहां इसके आगे ही 4 लगाना पड़ेगा। तो अब देखो आयरन 3 इधर है, 3 आयरन इधर हो गए, ऑक्सीजन यहां पे 4 है और ये भी 4 हो गए। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया क्योंकि इधर 2 है, इधर ये हो जाएगा 4 2 जा 8, मतलब ये यहां पे 4 आ रहा है तो यहां पर भी फिर 4 ही आएगा। तो मैंने यहां इसके साथ में 4 लगा दिया। तो एक्चुअल में जो अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कुछ इस तरीके से हुआ है, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अपन यहां पे इनके शंबल और लेंगे। जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आयरन तो S लगा दिया, H2O है ये लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस मान लो तो मैंने L लगा दिया यहाँ पे। Fe3O4 ये सॉलिड स्टेट में तो S लगा दिया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में तो G लगा दिया। अब ये हो गया आपका प्रॉपर बैलेंसिंग। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सबसे पहला पॉइंट ये उठा कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए फर्स्ट तो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल। कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल, जिसमें मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और वहीं दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, कि जितने रिएक्टेंट में आपने एलिमेंट्स लिए हैं उतने के उतने प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस लेने के कारण हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं इसके कितने टाइप्स हैं। तो यहां पे इसके जो टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडिशन रिएक्शन, अनदर नेम होगा इसका। अब देखो यहां पे मैं सीधा एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। जैसे आपने स्टार्टिंग में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लिया था, जैसे Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। तो यहां पे Mg कितने हैं? 1, ऑक्सीजन 1। तो देखा जाए तो रिएक्टेंट टोटल कितने हैं? 2 रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितना है? 1। तो जब रिएक्टेंट 2 या मोर देन हो और प्रोडक्ट ओनली 1 हो तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? इस टाइप की रिएक्शन कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अदरवाइज एडिशन रिएक्शन। ओके, अब इसके एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है ये, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। तो यहां पे प्रोडक्ट एक है और रिएक्टेंट आपके दो हो गए, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसी का एग्जाम्पल्स दे रखा है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयला जो होता है उसका फॉर्मूला कार्बन है, मतलब सी से इंडिकेट किया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सब कुछ जलता है, इसलिए O2 लगा दिया, इक्वल्स टू CO2। तो यहां पे रिएक्टेंट टोटल कितने हैं, 2 हैं, और जबकि प्रोडक्ट 1 है, तो इसलिए कौन सा एग्जांपल होगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है, और ये गैस स्टेट में, ये इनका सिंबल है साथ में। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, भी इसी का एग्जांपल। ये देखो H2O2 और इजिकल टू बन गया H2O, है ना। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट के अंदर अपने को दिया है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या दिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट आपकी एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। उसमें रिएक्टेंट कितने थे, 2 और मोर देन थे, इसमें रिएक्टेंट ओनली 1। रिएक्टेंट कितना होगा, ओनली 1, बल्कि प्रोडक्ट मोर देन 2 और 4 कितने भी हो सकते हैं। और वैसे ही आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का। तो यहां पर देखो, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। अगर 2 या 2 से ज्यादा में कोई रिएक्टेंट टूट जाता है तो उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पे एक रिएक्टेंट ए लिया है, टूट के 2 प्रोडक्ट बन गए बी प्लस सी, तो ये हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। इसके 3 टाइप से रिएक्शन हो सकती हैं। आप हो सकता है थर्मल, मतलब किसी चीज को हीट करके तोड़ सकते हो, है ना। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इसको तोड़ सकते हो। अगला है फोटोलिसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस जो आपके पेड़ वगैरह हैं सनलाइट से जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो वाली रिएक्शन मान लो यहां पे। तो इस तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं। तो तीनों को क्या क्या टाइप बताए हैं, पहला बताया है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा है आपका फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे जो आपका फर्स्ट था थर्मल डीकंपोजिशन, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, और एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करना। जैसे फर्स्ट में ये आपको दिया है मार्बल का फॉर्मूला, CaCO3, किसका फॉर्मूला, ये मार्बल का। ओके, इसको जब अपन ने हीट किया, इसको अपन ने थर्मल किया, मतलब गर्म कर दिया। गर्म करने पे ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। तो देखो यहां पे रिएक्टेंट कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट कितने हैं, 2। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा हुआ, डीकंपोजिशन। कौन सा हो गया, डीकंपोजिशन। और अपन ने हीट से तोड़ा, इसलिए कौन से डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। वहीं व्हेन डीकंपोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर पानी के अंदर मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है और इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, और फिर आप देखोगे इसमें ट्यूब वगैरह डाल के, वैक्यूम ट्यूब, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अलग अलग बुलबुले उठेंगे। तो पानी को जब अपन ने तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। मतलब ये आपका H2 लिक्विड फॉर्म में था, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया, देन ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, लास्ट है अगली आपकी फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। कौन सी है, फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। तो इसके अंदर क्या है कि व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर तोड़ोगे देन आप उसे क्या कह सकते हो, फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। जैसे AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ा तो ये 2 पार्ट्स में टूट गया, पहला तो Ag और Cl का Cl2 बन गया। ओके, तो यहां पे रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, इसलिए ये भी कौन सी हो गई, डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन में भी कौन सी, सनलाइट से तोड़ा, इसलिए फोटोलिसिस। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन लिखिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है बहुत सी बार ये। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन कौन सी होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब तक अपन ने 2 टाइप देख लिए केमिकल रिएक्शन के, कौन कौन से,
पहला तो देख लिया आपने कॉम्बिनेशन, और दूसरा देख लिया आपने डीकंपोजिशन, मतलब एक दूसरे के रिवर्स। अब है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब कोई पावरफुल इंसान है, एक मतलब तगड़ा सा, वो हल्के वाले को क्या कहता है, चल चल यहाँ से दौड़ जा। तो जैसे यहाँ पे आयरन देखो, ये कोई पावरफुल लोहे का है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये एक तरीके से क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसने CuSO4 था, इसमें SO4 को इसने छीन लिया, अपने साथ ले लिया। देखो ये आयरन लिखा है और ये SO4, और कॉपर को अकेला भगा दिया, लात मार के भाग जाए ऐसे, है ना। तो ये बेचारा अकेला हो गया। तो इस तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा करे और उसके अंदर पावरफुल इंसान उसकी चीजें छीन ले, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल में आपको बताया कि आयरन ने किस तरीके से कॉपर को मार के 2 थप्पड़ और यहाँ से भगा दिया कि चल यहाँ से, बड़ा आया तू, और SO4 को उससे छीन के अपने साथ अटैच कर लिया। तो ये आपस में आप देख सकते हो ध्यान से कि ना ही तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ना ही ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी है? ये आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसने इसको यहां से भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने इससे SO4 जो था वो पार्ट इसका छीन लिया और उसको भगा दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब किसी को डिस्प्लेस करना। यहाँ पे रिएक्टेंट देखें, रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट देखें वो भी 2 ही हैं, तो इसलिए डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन के रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है ये, तो वो तो इसका टाइप हुआ नहीं। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कि आपस में एक्सचेंज किया जाता है कि ले यार थोड़ा सा ये चीज तू ले ले और थोड़ा सा मैं ये, मतलब आपस में अदला बदली। जैसे देखो Na2SO4 क्या है ये? Na2SO4, और इधर है BaCl2। तो इन्होंने क्या किया कि SO4 को तो Ba ने ले लिया, देखो ये Ba है, और इसका SO4 अपने साथ अटैच कर लिया यहाँ पे, और अपना Cl दे दिया सोडियम को, NaCl को दे दिया। मतलब दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया है, दोनों ने आपस में इंटरचेंजिंग कर ली। इस वजह से इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, कि इसने इसके एक थप्पड़ मारा तो बदले में इसने इसको एक थप्पड़ जड़ दिया, मतलब दोनों ने अदला बदली कर ली एक तरीके से, है ना। तो इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें पिछले वाले में क्या हुआ था, सिर्फ एक पावरफुल था, उसने दूसरे को भगा दिया था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में हल्का सा डिफरेंस यही समझो कि डबल वाले में दोनों एक्सचेंज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में ओनली 1 करता है। आगे है आपका एक छोटा सा पॉइंट, प्रिसिपेट। क्या है? प्रिसिपेट, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चाय का एग्जाम्पल दिया था, है ना, टी का। उसको जब आप छानते हो छलनी से, फिल्टर करते हो, देन पीछे अपनी छलनी के अंदर क्या रह जाते हैं, टी लीफ पत्तियां सी रह जाती है ना छोटी छोटी, तो वो जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में फिल्ट्रेशन किया तब जो बच जाता है उस पार्ट को क्या कर दें, प्रिसिपेट बोल देंगे। मतलब ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन से ही गेन किया है, ये होता है प्रिसिपेट। आई होप चारों टाइप जो केमिकल रिएक्शन के थे वो क्लियर हुए होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब नेक्स्ट पे चलने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं पीछे से। एक तो अपन ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा था इसी का जस्ट उल्टा डीकंपोजिशन, तीसरा पढ़ा अपन ने डिस्प्लेसमेंट, और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा कौन सा था? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार याद दिला देता हूं, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट मोर देन 2 4 जितने भी थे, लेकिन प्रोडक्ट क्या था, ओनली 1। जबकि डीकंपोजिशन में रिएक्टेंट 1 था और प्रोडक्ट मोर देन थे। डिस्प्लेसमेंट में एक ने दूसरे को भगा दिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ने इंटरचेंज किया, अदला बदली कर ली एलिमेंट्स की, है ना, तो वो था डबल डिस्प्लेसमेंट। अब है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, तो इसको अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। तो सबसे पहले कहा है ऑक्सीडेशन के बारे में, क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। मतलब ऑक्सीडेशन के बारे में ये याद रखो यहां पे सीधा कि ऐड ऑक्सीजन, या तो क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर रिमूव हाइड्रोजन। अगर किसी का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप उसे कहोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर उल्टा हो जाए,
रिडक्शन में क्या होगा, उल्टा, कि ऐड हाइड्रोजन, जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा वो तो होगा रिडक्शन, और जिसका रिमूव होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव, तो उसे कह देंगे रिडक्शन। तो यही इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है आपको दोनों ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। जैसे यहाँ पे Cu प्लस O2 इजिकल टू CuO लिखा है ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके इसके साथ ऐड हो रहा है। नीचे वाले में देखें तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट के हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। तो आप खुद इतना जानते हो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका होगा। कमेंट में बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। ओके, इसको मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। तो आगे जो है उसके अंदर दिया है आपको इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि ऑक्सीडेशन जो है उसका अपनी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट तो बता दिया, कोरोजन। फर्स्ट क्या बताया है, कोरोजन। कोरोजन को तो आप अच्छे से जानते ही हो, जैसे भी अपने घर पे डोर विंडो जो आयरन के बने हुए हैं सब के सब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ब्लैक ब्राउन ऐसे उनके ऊपर लेयर आ जाती हैं, तो ये होता है कोरोजन। वहीं और भी अपनी जो ज्वेलरी वगैरह होती हैं, सिल्वर वगैरह की, चांदी की जो ज्वेलरी होती हैं, ये काली पड़ने लग जाती हैं, तो ये भी उनका ऑक्सीडेशन होने का ही एक प्रोसेस है, और ये मटेरियल फिर वो खराब हो जाता है। नाउ इसके अंदर कोरोजन में कहा है कि व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से, वाटर, एसिड एटसेट्रा, इन सब की वजह से वो खराब हो जाते हैं। मतलब उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, जिससे वो मेटल धीरे धीरे कोरोड हो जाता है और वो वीक भी हो जाता है। इसी को कहा गया कोरोजन। इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर, मतलब काले कलर की जो लेयर आ जाती है चांदी पे वो। अगला है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और ये है ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में 1 मार्क्स में ये या ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से फोकस करके लर्न कर लेना। अगला है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब जैसे आप घर पे देखते हो पूरी बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं ना घर पे, वो क्या होती हैं 2 दिन 3 दिन अगर घर पे पड़ी रह जाएं तो उसके बाद में स्मेल देने लग जाती है। या फिर आप ये मान के चलो आलू की सब्जी बनाते हैं जैसे, है ना, 2 से 3 दिन घर पे अगर पड़ी रहे वो, तो उसके बाद में उसमें स्मेल आने लग जाती है, झाग वगैरह आने लग जाते हैं, तो एक तरीके से वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो यही होता है उसका रेंसिडिटी, मतलब खाने का मटेरियल खराब हुआ तो हो गया रेंसिडिटी, और कोई यूज करने वाला मटेरियल जैसे सोना चांदी लोहा ये सब अगर खराब होगा तो कोरोजन। खराब ये भी हुआ है और खराब ये भी, लेकिन ये खाने वाली चीज़ें थी और ये डेली यूज में लेने वाली चीज़ें हैं। तो जब खाने वाली चीज़ें खराब होंगी तो हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। इनके अंदर बहुत बुरी तरीके से बैड स्मेल आने लग जाती है और इनका टेस्ट भी बैड हो जाता है। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसे आप कुरकुरे वगैरह देखते हो, जब भी खाने के लिए उनको लेके आते हो, जब उसका पॉकेट आप फाड़ते हो उस दौरान उसमें एक गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस, वो उसके अंदर पहले से फील करके दी जाती है। क्यों? ताकि वो कुरकुरे लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो, रेंसिड ना हो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कोरोजन और रेंसिडिटी क्या चीज़ होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट टॉपिक है अब आपका एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जो का मतलब है गैस का एग्जिस्ट होना, एक्जो का मतलब क्या होता है, गैस का एग्जिस्ट होना, और एंडो का मतलब है गैस का एब्जॉर्ब होना। आप इतना याद रखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने अपने वॉल होती है उसके ऊपर कली करते हैं, है ना, या चौक होता है जिसका फॉर्मूला CaO है। अगर आप इसको पानी वगैरह में डाल दोगे और उस कंटेनर को टच करोगे तो वो एकदम से बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो ये जो एग्जांपल ये अपना एक्जोथर्मिक रिएक्शन का होता है। वही आपने क्या किया, ग्लूकोज को किसी कंटेनर के अंदर पानी लेके उसके अंदर ड्रॉप आउट कर दिया। जब इसमें पानी के अंदर ग्लूकोज डाला और जब आपने इस गिलास को टच किया, देन आप फील करके देखो, बिल्कुल से आपको गिलास कोल्ड या ठंडा फील होता है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट में रिएक्शन हुई है और होने के बाद में हमें ठंडा फील हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली है, और अगर वहाँ पे वो हॉट हो गया तो वो एक्जोथर्मिक है। तो इसके अंदर रिएक्शन इन विच, एक्जोथर्मिक में है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हुई है और उसमें हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या हो, रिलीज्ड हो,
तो उसे अपन एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मैथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो CO2 गैस बनी, वाटर बना और हीट निकल गई, तो ये हो गया एक्जोथर्मिक का। वहीं एंडोथर्मिक, इस रिएक्शन के अंदर हीट फॉर्म होगी, लेकिन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने 3 पीछे पढ़े था ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स, वो तीनों की तीनों इसी के एग्जाम्पल हैं। आई होप ये था आपका चैप्टर, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेकंड चैप्टर, तब तक के लिए अलविदा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।